दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अब पूरा खाका तैयार हो गया लगता है। ऐसा लगता है कि अब पहलगाम हमले का पूरा जवाब दिया जाएगा और इस रूप में जवाब दिया जाएगा जिस रूप में इस देश की जनभावना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही है कि जो आप चाहते हैं सरकार बिल्कुल आपकी जनभावना के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप कार्रवाई करने जा रही है। और लोकतंत्र ही कहता है कि सरकारें अक्सर जनभावनाओं के सामने झुकती है और जनभावनाओं के सामने सरकारें तब ज्यादा झुकती हैं जब जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को झुकाने का मादा होता है। और जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद जिसमें 26 से ज्यादा निर्दोष लोगों की, पर्यटकों की जान चली गई थी, उसके बाद ये पूरा देश तमाम तरह की दूसरे मामलों को एक तरफ रखकर एकजुट हुआ। उसके बाद से साफ दिखाई दे रहा था कि जनता का दबाव अंततः सरकार के ऊपर जाएगा और चूंकि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई जनता की सरकार है तो कहीं ना कहीं उसे जन दबाव में झुकना होगा और सबक सिखाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और वही होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला गृह मंत्रालय से आए हुए एक निर्देश का है और गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सिविल डिफेंस के लिए, जी हां, सिविल डिफेंस के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित किया जाए। और सिविल डिफेंस की बात कब की जाती है? जब कहीं भी कोई सैनिक कार्रवाई या दूसरे तरह की कार्रवाई की जाती है तो जवाबी कार्रवाई होने की जो उम्मीद होती है उसमें आम लोगों की रक्षा के लिए, आम लोगों को मानसिक तौर पर तैयार रखने के लिए कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे, उसके लिए सिविल डिफेंस की बात की जाती है। और ये जरूरी है, दुनिया के हर देश में ये होता है। इजराइल में तो आम नागरिक हमेशा सिविल डिफेंस के लिए तैयार रहते हैं। और भी कई ऐसे देश हैं जहां जिनकी सीमाओं पर बहुत ज्यादा खतरा है, जिन्हें पड़ोसियों से कई तरह की दिक्कतें होती है, वहां सिविल डिफेंस के लिए आम आदमी की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि पूछिए मत। भारत में 1971 में इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी और अब गृह मंत्रालय की तरफ से आज ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। क्या है उस एडवाइजरी में, उसकी चर्चा के पहले मैं आपको बता दूं कि आज अचानक प्रधानमंत्री शाम में पीएमओ पहुंचे। प्रधानमंत्री के बाद कई आला अधिकारी भी पहुंचे। इसके पहले कई दिनों से आप देख रहे थे कि कभी आर्मी चीफ, कभी नेवी चीफ, कभी एयर चीफ मार्शल, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कभी कैबिनेट, कभी सीसीएस, कभी सीसीपीए, कभी ऑल पार्टी के लोगों से मुलाकात। और आज यह भी देखा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अभी थोड़ी देर पहले पीएमओ पहुंचे और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बताया गया कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है, इसलिए यह मुलाकात हुई है। लेकिन सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री यानी सदन के नेता और विपक्ष के नेता मिले तो सिर्फ वहीं तक बात हो, यह हो नहीं सकता। खासकर एक ऐसे माहौल में जिस दौर में इस देश की जन भावना एक ऐसे मुद्दे पर आकर टिकी हुई है जहां जातिगत जनगणना जैसी बात को भी लोग तत्काल उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सवाल अभी आम नागरिकों की सुरक्षा का है, देश के आत्मसम्मान का है। जाति जनगणना मुद्दा है, सरकार ने ऐलान किया, सबने स्वागत किया, किया भी जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता सूची में जाति जनगणना तब तक के लिए नंबर 1 पर नहीं हो सकती जब तक उन 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जो जान गई है, उसका जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से दिया नहीं जाता। तो उस जवाब के पहले जो सिविल डिफेंस वाली बातें हुई है, वो सिविल डिफेंस के तहत क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है सरकार के अंदरूनी सूत्रों की माने तो उन एडवाइजरी में मैं एक एक कर आपको बताता हूं कि वो एडवाइजरी क्या है। उन एडवाइजरी में सबसे पहले है हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, हूटर बजाया जाना। अब कितने हूटर एक्टिव हैं जिला स्तर पर, डीएम कार्यालय में, सब डिविजनल कार्यालय में, ये सब चीजें देखी जानी है। लेकिन वक्त है हूटर को एक्टिव करने का। आज 5 मई है, 7 मई को ये मॉक ड्रिल होनी है। 7 मई के पहले केंद्र और राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन तो जरूर है कि वो हूटर को दुरुस्त करा ले। वैसे भारत में ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रशासन में जितनी सारी चीजें जरूरी है, आधी चीजों की खानापूरी स्थानीय स्तर पर कागजों पर होती है। जैसे स्कूल में प्रैक्टिकल का पेपर जमा होता है, उसी तरह से होता है। लेकिन हूटर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अधिकांश जगहों पर उम्मीद है ठीक होगा, जहां नहीं होगा वहां भी मॉक ड्रिल के पहले ठीक कर लिया जाएगा।
दूसरी एडवाइजरी जो सरकारी सूत्र दावा कर रहे हैं वो ये है कि शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण, यानी आम आदमी को, एनजीओ के लोग भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस के लिए ट्रेन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से, मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जाएगा कि यदि ऐसी कोई कायराना कार्रवाई अगर पाकिस्तान की तरफ से या कहीं से की भी जाती है तो आम लोगों को कैसे, और आम लोगों के बीच जो एक्टिव वो लोग होते हैं, खासकर स्टूडेंट का तबका एक्टिव माना जाता है, और नागरिक जो कम से कम शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ होते हैं, उनकी उम्र उन्हें इस बात के लिए अलाउ करती है कि वो किसी भी तरह के सेल्फ डिफेंस के कामों को अंजाम दे सके। एनजीओ वर्कर भी हो सकते हैं उसमें, इन सब को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ डिफेंस की। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू इस एडवाइजरी का यह है कि क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान किया गया कि ब्लैकआउट से बचने के लिए जो प्रावधान किए जाने जरूरी है उसके इंतजाम किए जा रहे हैं कि ब्लैकआउट की स्थिति ना हो। चौथा, महत्वपूर्ण संस्थाओं और जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, मसलन आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, मुंबई की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क हो गया, या थर्मल पावर है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, शैक्षणिक संस्थान है, राज्य की राजधानियों में या देश की राजधानी में जो प्रशासनिक सेंटर है, उन सब को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कैसे हो, इस मॉक ड्रिल के माध्यम से उसकी एक रिहर्सल की जाएगी 7 मई को। और पांचवा जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि निकासी योजना को अपडेट करना और उसका रिहर्सल, उसका पूर्वाभ्यास। तो ये 5 चीजें गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल के लिए 7 तारीख के मॉक ड्रिल के लिए की गई है। तो इतना तो तय है कि 7 तारीख के मॉक ड्रिल के बाद सरकार कभी भी जन भावनाओं के अनुरूप पहलगाम हमले का जवाब दे सकती है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बैठ के चल रही है, 13 दिन हो गए इस हमले को, और जब इस हमले को 13 दिन हो गए, कश्मीर में टूरिस्ट जाने बेहद कम हो गए हैं, और जिस बैसारन वैली में घटना हुई है पहलगाम में, उसके बाद से वो इतना लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, कश्मीर में पर्यटन फल फूल रहा था, उसके बाद से जो स्थितियां बनी है कश्मीर के स्थानीय लोगों और उनके रोजगार पर भी आ पड़ी है। इन सब से आगे बढ़ करके देखें तो भारत का अभिन्न अंग होने की वजह से जिस तरह से दूसरे राज्य, मसलन मणिपुर हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी किसी भी तरह से देश के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर सरकार को जवाबी कार्रवाई के लिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और दोषियों को नहीं बख्शने की दिशा में काम करने के लिए जनता की तरफ से एक तरह से अघोषित लेजिटिमेसी प्राप्त होती है। सरकार ने उसी का इस्तेमाल किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और होता, सरकार किसी की होती या विपक्ष में कोई और होता, सभी इस मुद्दे पर एकमत होते हैं। याद कीजिए 1971 को, 1971 में जब आपने जो कुछ भी देखा, 71 की घटना के बाद क्या हुआ, 71 में जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत सरकार ने किए, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी की थी, 2 टुकड़े पाकिस्तान को कर दिए, दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बनकर के आ गया बांग्लादेश के नाम से। और जब एक नया देश दुनिया के नक्शे पर खड़ा हो गया, उस वक्त कोई भारत में कोई कांग्रेस, कोई सोशलिस्ट, कोई जनसंघ और कोई कम्युनिस्ट की बात नहीं थी। पूरा देश एक तरह से खड़ा था, नागरिक समाज एक साथ खड़ा था। वही स्थिति आज है, वही स्थिति आज है कि यहाँ सरकार और नेता महत्वपूर्ण नहीं है, जवाब देने का वक्त है और भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस कार्रवाई के दौर में भी आप देखें अलग अलग तरह की खबरें आती है। उत्तर प्रदेश में खबर आ रही है कि गोबर से सारी सरकारी इमारतों को गोबर से बने पेंट से पेंट किया जाएगा। अब गोबर से बने पेंट से क्यों पेंट किया जाएगा, और इस वक्त जब पूरे देश में ये इस तरह की स्थिति है, इस वक्त सरकार को गोबर ही सूझ रहा है कि गाय के गोबर से पेंट बनाकर सरकारी दीवारों को पेंट किया जाएगा। इस वक्त राज्य सरकार को तो आदेश ये देना चाहिए था कि जिला स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पर सेल्फ डिफेंस से लेकर के तमाम ऐसी चीजें कराई जाए, लेकिन गोबर की बातें हो रही है। मणिपुर में आपने देखा कि क्या घटना हुई। उसके बाद देश के दूसरे हिस्से की बात करें, कहीं ना कहीं जनता अपनी तरफ से तैयार है, राजनीतिक दल अपनी तरफ से तैयार दिख रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर इस तरह के लोग भी हैं जिन्हें इस वक्त, और इस तरह की सरकारें भी हैं जिन्हें इस वक्त ये दिखाई दे रहा है
खैर ये सारी चीजें, गोबर गाय ये सब चलता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच पहलगाम में जो घटना हुई, टूरिस्टों के साथ जो घटना हुई, उसके पहले आज से तकरीबन 6 साल पहले पुलवामा में, श्रीनगर के बेहद पास पुलवामा में पैरामिलिट्री के लोग मारे गए थे। एक गाड़ी में आरडीएक्स भरकर विस्फोट करा दिया गया था और टक्कर मार दी गई थी, उसके बाद मारे गए थे। उसके बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक इस देश की सेना ने स्वीकार किया कि हुआ था, और सर्जिकल स्ट्राइक आमतौर पर इस देश की सेना करती रही है, जब जरूरत होती है तब करती है। मनमोहन सिंह के दौर में भी किया था। ढिढोरा नहीं पीटा जाता था। खैर ढिढोरा पीटना नहीं पीटना अलग की बात है, लेकिन ढिढोरा नहीं पीटा जाएगा तो जनता को पता कैसे चलेगा कि हमारी सरकार ने जवाब दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार अब कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई है। जनता का दबाव इस परिस्थिति में उसे लेकर आ गया है कि कार्रवाई करनी होगी, और जनता के दबाव में सरकार अगर तैयार होती है तो इसे लोकतंत्र की खूबसूरती ही माना जाएगा। यही असली डेमोक्रेसी है, इसमें किसी की शिकायत नहीं होनी है। हकीकत यह है कि अभी भारत की सीमा पर क्या स्थिति है। कश्मीर से लेकर जितने भी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से टच होती है, चाहे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मामला हो, चाहे पंजाब का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, चाहे गुजरात का मामला हो। गुजरात में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले 12.5 साल तक वो मुख्यमंत्री भी रहे, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि हालात नॉर्मल थे। जिस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। संसद परिसर में आतंकी घुस आए थे। इसके बाद देखिए गुजरात में अक्षरधाम में हुआ, समझौता ब्लास्ट हुआ, तमाम तरह की कई सारी जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई। खुद बनारस में भी एक दौर में ऐसा हुआ। लेकिन अब जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी कश्मीर में बढ़ी है, और खास करके सिविलियन को निशाना बनाया जाना, कुछ दिनों पहले भी आपने देखा था, पिछले साल 2024 की घटना है, मजदूरों को निशाना बनाया गया। सिविलियन को निशाना बनाना, कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टूरिस्ट है, उसको निशाना बनाकर इस तरह के तत्वों को क्या मिलता है और क्यों इस तरह के तत्वों को सीमा पार से प्रश्रय दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो जाता है। अब इसमें एक सवाल और आता है। सवाल दरअसल ये है कि पीओके, हम अपने नक्शे में, भारत के नक्शे में वो हमारा हिस्सा है, अभिन्न अंग है भारत का। पीओके के अंदर से आतंकी कैंप ज्यादातर चलाए जाते हैं। पाकिस्तान की अपनी सरजमी से उतने नहीं चलाए जाते जैसा मैंने सुना है। हकीकत क्या है वो आर्मी और इंटेलिजेंस के लोग जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर भारत का जो हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान ने अपने पास कब्जा कर रखा है, वहीं से वो चलाते हैं और वहीं से ऑपरेशन को अंजाम देकर के इधर ऐसे तत्वों को भेजते हैं और कांड कराते हैं। तो वहां पर स्ट्राइक करने की तत्काल इन लोगों को ज्यादा जरूरत दिखाई देती है। वैसे ये आर्मी तय करेगी, ये सरकार तय करेगी, ये इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर तय होगा कि स्ट्राइक कहां करनी है, स्ट्राइक को प्रमोट करने वाले लोग कहां छिपे बैठे हैं, ये सरकार तय करेगी। लेकिन जहां तक पीओके की बात है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पीओके में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद की परिस्थितियों में एक तरह से पाकिस्तान अपने हितों के साथ साथ चीन के हितों को भी प्राथमिकता देने की कोशिश करेगा। ये सच्चाई है। लेकिन भारत के लिए चाहे हित पाकिस्तान का हो या किसी और का हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि हित किसका है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीओके के अंदर किसका इन्वेस्टमेंट है, किसका नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर किसका इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। पानी रोकने की बात कर रहे हैं लोग। जहां तक मैं पानी के पूरे रिवर सिस्टम को समझता हूं, पानी को पूरी तरह से रोक पाना ये किसी सरकार के बूते के बाहर की बात है। खासकर हिमालयन रिवर सिस्टम में आप पानी रोकेंगे तो लेकर जाएंगे कहां? सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित तो कर दिया गया, व्यावहारिकता में अमल में लाना कई सारी पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दे सकता है, और समाधान वो है भी नहीं। मुझे जहां तक लगता है
समाधान असली कहीं ना कहीं सैनिक कार्रवाई ही है। समाधान असली कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना ही है। और समाधान असली वही छिपा हुआ है कि आखिर एक ऐसा देश जो ब्रिटिश कॉलोनी से टूट करके अस्तित्व में आया, और वो देश जब अस्तित्व में आया, वो अस्तित्व में आने के बाद उस देश की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से बनी, ये असल सवाल है। और इन सवालों के इर्द गिर्द ही वो तमाम चीजें तय हो रही है कि आखिर अमन पसंद मुल्क भारत कब तक चुप बैठा रहेगा, कब तक कार्रवाई से बचता रहेगा। भारत के सेना के शौर्य पर सवाल कभी नहीं उठाया जा सकता। कोई मूर्ख व्यक्ति ही सेना के शौर्य पर सवाल उठा सकते, कभी नहीं उठा सकते। हम पैरामिलिट्री की भूमिका पर सवाल नहीं उठा सकते, इंटेलिजेंस की भूमिका पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकारों के ऊपर तो सवाल उठा सकते हैं। सरकारों पर स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में सरकार चुनी ही जाती है इसलिए ताकि समय समय पर सरकार की आलोचना की जा सके। पिछले 13 दिनों में कुछ नहीं हुआ, सबने आलोचना की, कई सारे चैनलों ने भी की आलोचना, लेकिन याद रहे इस तरह के माहौल में आलोचना का स्तर हमेशा राष्ट्रीयता के दायरे में रख करके ही होना चाहिए, इसके आगे पीछे जाकर नहीं होना चाहिए। बाकी आगे आगे देखिए कि ये आलोचना किस रूप में काम आती है। फिलहाल की परिस्थिति यही है कि सरकार कहीं ना कहीं अब कार्रवाई के मूड में आ चुकी है, कार्रवाई करने जा रही है। खाका एकदम से तैयार हो चुका है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और देखते जाइए किस तरह से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की दिशा में भारतीय सेना और सरकार अपनी तरफ से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इंतजार कीजिए, 7 मई के मॉक ड्रिल का मतलब है कि उसके अगले कुछ दिनों में कार्रवाई होने की संभावना प्रबल है। हम भी इंतजार करते हैं, देखते जाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।